जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और निश्चित रूप से आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुट गए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स पेपर सेकंड। उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो अपने क्लियर कर लिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं ज्वाइन किया है, उनका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप वो तमाम वीडियो है वो देख सकते हो और उनके हैंड्स नोट है वो तैयार कर सकते हो। अब आप सब जानते हो कि भाई फर्स्ट ग्रेड फॉर्म भरने की जो तिथि है वो नज़दीक आ रही है। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फटाफट अपना फॉर्म भर दे और तैयारियों में लग जाएं। देखो, वैसे तो 2025 में और भी बहुत सारी भर्तियां आने की संभावना है, जिसमें आपकी सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, आपकी जूनियर अकाउंटेंट है, आपकी ग्राम सेवक है, पटवारी है, एलडीसी है, जेल पैरी है, आंगनबाड़ी में रिलेटेड जो महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड है, राजस्थान पुलिस से रिलेटेड है। यानी बहुत सारी भर्तियां अभी इंतजार में है, क्यून में है, उनका नंबर है वो जल्द ही आ जाएगा। लेकिन अपना जो महत्वपूर्ण टारगेट अभी क्या है, वो टारगेट है अपना RES, यानी अपने को गजेटेड ऑफिसर बनना है। और गजेटेड ऑफिसर बनना है तो इस समय आपका टारगेट ये क्या होना चाहिए कि अपने को अपना सिलेबस कवर करना है और साथ में फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करनी है। क्योंकि कॉमर्स वालों के सामने फर्स्ट पेपर है वो भी एक समस्या क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि पहले भी क्रिएट करता था और अब एक विशेष हो गया। विशेष इसलिए हो गया कि आपको फर्स्ट पेपर में भी 30 क्वेश्चन है वो सही करने पड़ेंगे। 30 क्वेश्चन आपके सही होंगे तब आप क्वालिफाइड कर पाओगे। तो ये चीज़ भी अपने जहन में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए कि अपने को 30 क्वेश्चन है वो पहले पेपर में पूरे करने सही, तब अपन सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाइड होंगे। और सेकंड में भी आपके 60 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर आपके 90 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। आप 90 क्वेश्चन पूरे करोगे तब आप क्वालिफाइड हो पाओगे। 30 + 60, ठीक है। तो आप तैयारियों में जुट गए होंगे और आपकी तैयारियों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का इस सेशन स्टार्ट करेंगे कि सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, हैं, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, क्यों है कि आपकी जीत निश्चित होगी। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत है वो निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत है वो सुनिश्चित होती है, 100% होती है। कहा जाता है होगी प्यार की जीत। तो ये देखो, आपका किताब के प्रति लगाव रहेगा, प्यार रहेगा, जुनून रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को तैयारी करनी है, ठीक है। देखो, आज का सेशन अपन बढ़ाएंगे और सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन बट्टा की, डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट का नाम भली भांति सुना है, सब जानते भी हैं कि भाई डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है। ये दो प्रकार का होता है ना। बट्टा है दो प्रकार का होता है, एक तो व्यापारिक बट्टा होता है और एक नगद बट्टा होता है। इनके देखो उद्देश्य वो अलग अलग होते हैं। व्यापारिक बट्टा होता है वो आपका विक्रय वृद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है? विक्रय वृद्धि के लिए। क्योंकि जितना अपन ट्रेड डिस्काउंट देंगे अपना माल है उतना ही ज़्यादा बिकेगा। आपने देखा होगा कि बहुत बार मार्केट में ऐसे ऑफर चलते हैं कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ। तो वो क्या, उसका उद्देश्य पहले माल की बिक्री है, क्योंकि वो माल पुराना हो जाता है और उसको कोई खरीदेगा नहीं, तो उसको डिस्काउंट देके वो क्या करते हैं, उसको सेल आउट किया जाता है। और नगद बट्टा है वो क्या, किस में वृद्धि, वो नगद में वृद्धि के लिए, नगद में वृद्धि के लिए नगद बट्टा है वो दिया जाता है। अपने को एक चीज ध्यान में रखनी है, अपन जब भी एंट्री करते हैं या खातों में कोई प्रविष्टि दिखाते हैं वो आपके नगद बट्टा से रिलेटेड होती है। व्यापारिक बट्टा है, ट्रेड डिस्काउंट है, कभी भी खातों में नहीं दिखाया जाता है। इसकी अमाउंट वो लेस की जाती है। क्या किया जाता है? इसकी अमाउंट वो लेस की जाती है ना, लेकिन इसके खातों में कोई प्रविष्टि नहीं होती है। जबकि नगद बट्टा है
उसकी अमाउंट भी लेस होगी और खातों में भी उसकी प्रविष्टि की जाएगी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के बट्टे हो गए। बढ़े आगे। अब देखो व्यापारिक बट्टा क्या होता है ना, इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्यापारिक बट्टा यानी ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? देखो इसमें क्या लिख रखा है, जब विक्रेता समान व्यवसाय करने वाले व्यापारी, है ना, समान व्यवसाय करने वाले व्यापारी को माल की सूची पर एक निश्चित प्रतिशत से छूट देता है, उसे व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। समान इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल होगा तभी तो अपन उससे माल खरीदेंगे। यानी एक कपड़े का व्यापारी है, एक दूसरे कपड़े के व्यापारी से माल खरीदता है, तो वो माल के लिए कहता है कि भाई आप ज़्यादा ले जाओ, माल ले जाओ, इस पर अपने डिस्काउंट देंगे। तो वो जो छूट देता है वो क्या होती है, व्यापारिक बट्टा कहलाता है। व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि क्रेता और विक्रेता दोनों के खातों में नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट है वो लेस की जाती है, अमाउंट को कम किया जाता है, लेकिन खातों में उसकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। अपितु बीजक और कैश मेमो में विक्रय मूल्य में से घटाकर लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका बीजक होता है जिसपे अपन ने चर्चा पिछली क्लासों में कर चुके हैं, है ना। बीजक क्या होता है, कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, जमा पर्ची, नाम पर्ची, जमा पक्ष, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इस पे अपन ने चर्चा पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी वीडियो हैं उनके लिए अपन ने प्ले लिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से। उसमें जाकर आप तमाम जो वीडियो उनको वॉच कर सकते हो और उनके हैंड्स नोट है वो तैयार कर सकते हो, और साथ में आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको अकाउंटेंसी में ऐसा मैटर बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से आप ईमानदारी से आप मूल्यांकन कर लेना। ऐसी चीज़ है वो आपको कोचिंगों में भी नहीं बताई जा रही है। चाहे मैं क्लास में आपको पढ़ाऊं चाहे 20, 25, 30, 35 मिनट ही, लेकिन पॉइंट वही बताता हूं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। कोचिंग वाले मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं बताते होंगे, आप नोट कर लेना। कुछ चीज़ें तो मैच होती होंगी, लेकिन हर जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी चीज़ आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है 90 दिन में अपने को कोर्स पूरा करना है और फिर अगला बैच है वो स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको हर पॉइंट अकाउंटेंसी 11वीं 12वीं, है ना, साहब की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, पीजी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्क्रिप्टिव अपने पढ़ेंगे ताकि कोई भी पॉइंट है वो स्किप नहीं रहे। ठीक है, तो ये जो बट्टा है वो आपका बीजक और कैश मेमो में से जो आपका सेल्स है उसमें घटाकर दिखा जाता है। व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य क्या होता है, विक्रय में वृद्धि करना। इस तरीके का क्वेश्चन है वो बन सकता है कि व्यापारिक बट्टा क्यों दिया जाता है, तो व्यापारिक बट्टा है वो विक्रय में वृद्धि करने के लिए दिया जाता है, जिससे से ज्यादा सेलिंग होती रहे। ठीक है, बढ़े आगे देखते। दूसरा आता है आपका नगद बट्टा, यानी ये होता है आपका कैश डिस्काउंट, है ना। कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जब व्यापारी द्वारा ग्राहक को शीघ्र भुगतान के लिए, है ना, एक तो कैश भी प्राप्त होगा और साथ में शीघ्र भुगतान भी होगा। कई बार अपन देखते हैं ना, किसी को अपन ने माल बेचा और अपन उसको कहते हैं कि भाई अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो तो आपको 10% बट्टा मिलेगा, है ना। तो वो क्या होता है, वो उत्साहित होता है कि भाई 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद पेमेंट तो करना ही है, क्यों ना आज ही कर दे ताकि 10% अपने को बट्टा भी मिल रहा है। तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से आपको कुल रकम में से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कैश डिस्काउंट कहा जाता है। नगद बट्टे की प्रविष्टि भुगतान के साथ ही कर दी जाती है। नगद बट्टे की प्रविष्टि क्या होती है, वो भुगतान के साथ कर दी जाती है। नगद बट्टा नाम मात्र खाता होता है, ये ध्यान रखना। जो आपका बट्टा है, नगद का हो या बट्टा हो, क्योंकि एंट्री तो उसी की करेंगे ना जो नगद है, ट्रेड वाले की तो करेंगे नहीं। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, नाम मात्र खाता होता है, ये अपने को ध्यान में रखना। क्या रखता है, नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ना, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है। अतः बट्टा दिए जाने पर इसे व्यय होने से डेबिट, है ना, और बट्टा प्राप्त होने की स्थिति में आय होने पर इसे क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि अपने खातों का नियम पढ़ा था, नाम मात्र खाते का क्या नियम है, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करो, आय व लाभ को क्रेडिट करो। आपने बट्टा दिया, आपके लिए खर्चा है इसलिए डेबिट होगा, आपने बट्टा प्राप्त किया आपके लिए आय है इसलिए क्रेडिट होगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। व्यापारिक बट्टे को अपने को प्रविष्टि में रूप में शामिल नहीं करना है, सिर्फ
और सिर्फ उसकी अमाउंट वो लेस करनी है, जबकि नगद बट्टे में वो उसकी अमाउंट भी लेस होगी और साथ में प्रविष्टि भी होगी। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका बिक्री कर, है ना, बिक्री कर, सेल्स टैक्स। इसमें क्या होता है, अगर व्यापारी ग्राहक से बिक्री राशि पर, है ना, बिक्री राशि के साथ साथ बिक्री कर है वो भी वसूलता है, तो क्या एंट्री होगी, उसके द्वारा सेल किया जाता है, तो कैश अकाउंट या टू सेल्स टैक्स, है ना। वैसे तो सेल्स टैक्स पर व्यापारी का अधिकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर व्यापारी वो सेल्स टैक्स लेता है तो उस सेल्स टैक्स का क्या करेगा, अपने पास एक बार डिपॉजिट कर लेगा और फिर चालान के माध्यम से उसे सरकार के खाते में जमा करवाना पड़ेगा। तो ये तो विक्रय पर ये प्राप्त कर लेगा कि कैश अकाउंट या टू सेल्स और टू सेल्स टैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सरकार को बिक्री कर की राशि जमा करवाने पर वो सरकार के खाते में वो बिक्री कर की राशि जमा करवाएगा, तो सेल्स टैक्स अकाउंट या टू कैश इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सेल्स टैक्स अकाउंट यार टू कैश है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, अगर बिक्री कर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं करवाई जाती है, ये तो प्रविष्टि क्या हो गई, सरकारी कोष में जमा करवाने की, क्या है, सेल्स टैक्स अकाउंट या टू कैश। इसके माध्यम तो क्या करेंगे, वो सरकारी खाते में सारी अमाउंट वो जमा करवा देगा। वायदे वो जमा नहीं करवाता है, जमा नहीं करवाई जाती है, तो इसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होने के कारण चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अपने को दिखाना। तो देखो ये प्रश्न घुमाने वाला है ना, आप अपन से ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई सेल्स टैक्स को अपन कहाँ दिखाएंगे, तो उसको चुका दिया जाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं चुकाया जाता है तो उसे चिट्ठे की लायबिलिटी साइड में अपने को उनको शो करना। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। किससे रिलेटेड है, बिक्री कर से रिलेटेड है। अगर व्यापारी विक्रय किए गए माल पर सेल्स टैक्स है वसूल करता है तो ये प्रविष्टि आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो आप सारे के सारे ट्रेंड है सबने पढ़ा भी है और निश्चित रूप से आप तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे को ये लगता है कि जो पहली बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं और उनकी इच्छा है कि भाई मेरे को पहले बार में ही इसको क्वालिफाइड करना है, तो उनके लिए ये खास है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से 11वीं और 12वीं बुक को छोड़ दिया था। अब वापस उनके साथ जुड़ रहे हैं तो उनको समय लगेगा, लेकिन जुड़ने के बाद उनको ये चीज़ अब वो आसान लगने लग जाएंगी। उनको होगा कि वास्तव में ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, मैं 11वीं में था, 12वीं में था, तो ये सारी चीज़ मुझे पता है, तो उसको ऑटोमेटिक ये दिमाग में स्थायी हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। आगे देखो, अब देखो बैंक व्यवहारों का लेखा। कुछ ऐसे लेखे होते हैं जो बैंक के होते हैं, क्योंकि एक तो ट्रांजैक्शन होता है कैश का नगद के माध्यम से और दूसरा होता है बैंक के माध्यम से। आजकल आप देखते हो कि अपने जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें 90% ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से होने लगे, क्योंकि आजकल जो मल्टीमीडिया इलेक्ट्रिक ज़माना, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें अपन ऑनलाइन बहुत सारे पेमेंट करते हैं, चाहे वो फ़ोन पे के माध्यम से हो, गूगल पे के माध्यम से हो या कोई भी अन्य तरीका हो जिसके माध्यम से अपन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, RTGS है, नेफ्ट है, तो वो सारे के सारे आपके बैंकिंग में माने जाते हैं। तो बैंकिंग में वैसे तो नॉर्मल प्रविष्टियाँ, लेकिन 2-3 प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जो एग्जाम में प्रश्न वहाँ से बन सकता है, तो अपन उसको देखते हुए चलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि सभी व्यापारी बैंक में अपना खाता खोलते हैं। सारे के सारे कौन सा खाता खोलते हैं व्यापारी, लगभग है वो करंट अकाउंट खोलते हैं, है ना। कौन सा अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप कितनी बार भी लेन देन कर सकते हो, है ना, कितनी बार पैसे जमा करवा सकते हो, कितनी बार भी विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन सेविंग में ऐसा नहीं है, RD में ऐसा नहीं है, FD में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल अधिकतर प्राप्तियां और भुगतान बैंक के माध्यम से होते हैं। अधिकतर रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके माध्यम से होते हैं, बैंक के माध्यम से होते हैं। अब बैंक में कौन कौन सा खाता खोला जाता है, एक तो आपका बचत बैंक खाता खोला जाता है यानी सेविंग अकाउंट खोला जाता है, दूसरा है वो करंट अकाउंट खोला जाता है ना, एक आपका जो आपका होता है RD रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, एक होता है आपका FD फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो ये RD और FD है, ये तो एक तरीके से सेविंग होती है,
है ना, इनको बार बार आप निकाल नहीं सकते, एक निश्चित ड्यूरेशन होती है उसके बाद ही आप निकाल सकते हो। लेकिन बचत खाते में और चालू खाते में आप पैसे निकाल भी सकते हो, जमा भी करवा सकते हो, पर उसमें भी बचत खाते की एक लिमिट होती है। उसमें ये लिखा होता है कि भाई आप अपने बैंक से एटीएम के माध्यम से इतनी बार ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इतनी से ज़्यादा बार आप चार्ज करोगे तो आप यूज करोगे तो उसका चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये 4 मुख्य रूप से बैंक में खाते खोले जाते हैं। आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है यानी आरडी है, एफडी है, ये खाते बैंक में खोले जाते हैं। अब इससे रिलेटेड प्रविष्टियाँ कौन सी होती है उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो पहली प्रविष्टि होती है, क्या कौन सी प्रविष्टि है कि बैंक में खाता खुलवाने पर, है ना, या बैंक में रोकड़ जमा करवाने पर। तो पहली बार अपन बैंक में जा रहे हैं, खाता खुलवा रहे हैं, तो आपको बैंक में खाता खुलवाने की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। क्या प्रविष्टि हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। दूसरी प्रविष्टि, बैंक से व्यापार हेतु राशि निकालने पर, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। ये कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं जिसमें बैंक और कैश है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। पहली भी कॉन्ट्रा एंट्री है और दूसरी भी कॉन्ट्रा एंट्री है। ये खाता खुलवाने पर बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, और ये व्यापार में बैंक से पैसे निकालने पर तो कैश अकाउंट या टू बैंक। कैश आपका वस्तुगत खाता है तो जो वस्तु आती है व्यापार में उसको डेबिट करो। बैंक आपका व्यक्तिगत खाता है तो पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, तो ये देने वाला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे। आगे 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, व्यवसाय के निजी प्रयोग हेतु राशि निकालने पर, है ना, व्यापार का स्वामी है वो निजी प्रयोग हेतु राशि निकालता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक से, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्रॉइंग अकाउंट या टू बैंक, है ना। निजी प्रयोग से के लिए नगद निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट या टू कैश। अगर निजी प्रयोग के लिए माल निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट या टू परचेज, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना। तो निजी प्रयोग के लिए बैंक से राशि निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट या टू बैंक। ठीक है। चौथी प्रविष्टि क्या है, किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि प्राप्त किए जाते हैं और उसे उसी दिन बैंक में जमा करवाया जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आपने कोई चेक प्राप्त किया, कोई ड्राफ्ट प्राप्त किया, डीडी प्राप्त की, आप उसी दिन बैंक में जमा करवा रहे हो, तो पाने वाला कौन हो जाएगा, आपका बैंक हो जाएगा। तो वहां पर आपकी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनल अकाउंट। जो भी होगा, राम मोहन सोहन दिनेश अभिषेक सुरेश, उसका नाम आ जाएगा, है ना। उसी दिन जमा करवाने पर उस चेक को या डीडी को उसी दिन बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनल इसकी एंट्री हो जाएगी। ओके, बढ़े आगे। उसी का दूसरा भाग कि किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि आपने प्राप्त किया और आप उसे उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवा रहे, यानी उस दिन को छोड़कर आगे आप कभी भी जमा करवा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू डेटर। ये ध्यान रखना, अगर आपने किसी व्यक्ति से डीडी चेक प्राप्त किया है, उसी दिन बैंक में जमा करवा रहे हो, तो पाने वाला आपका बैंक होगा, इसलिए एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनल। ठीक है। लेकिन आप उसी दिन जमा नहीं करवा रहे हो, यानी आज के जिस दिन आपको प्राप्त किया उस दिन को छोड़कर आप आगे नेक्स्ट कभी भी उसको जमा करवाते हो, तो पहले पैसे प्राप्त होंगे, तो कैश अकाउंट या टू डेटर पर्सनल। और फिर उपरोक्त चेक को और ड्राफ्ट को प्राप्ति दिवस के अतिरिक्त किसी भी दिवस को अपन बैंक में जमा करवाते हैं, तो बैंक अकाउंट या टू कैश, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, है ना। तो ऑटोमेटिक ही कैश एक बार डेबिट है, एक बार क्रेडिट है, तो यहाँ पर जो एंट्री बचेगी वो यही बचेगी, बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनल। लेकिन ये अपने को ध्यान में रखना है कि उसी दिन वो जमा नहीं करवाता है, तो वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर उसी दिन जमा करवा देता है तब कोई दिक्कत नहीं है, वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनल। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, 6 नंबर, ग्राहक द्वारा राशि सीधे ही हमारे बैंक खाते में जमा करवाने पर। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके अपन पैसे मांगते हैं और अपने अकाउंट नंबर उनके पास होते हैं, वो हमें सूचना नहीं देते हैं या सूचना दे भी देते हैं, पर सीधे अपने बैंक में जमा करवा देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनली वही एंट्री होगी, क्योंकि उसने ऑनलाइन तरीके से
है ना। आजकल RTGS होता है, नेफ्ट होता है, या सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है, तो उसके माध्यम से आपने ट्रांसफर कर दिया है तो बैंक अकाउंट या टू डेटर पर्सनल है उसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। सातवां बनता है कि जमा कराए हुए चेक का अनादरण होने पर, यह इंपॉर्टेंट है ना। आपने बैंक में चेक जमा करवा दिया और उसका वो चेक वो डिसऑनर हो जाता है, अनादरित हो जाता है और अपने पास वापस आता है, तो उसकी प्रविष्टि अपने को ध्यान में रखनी है। क्या हो जाएगी? डेटर पर्सनल अकाउंट या टू बैंक। ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी? जमा कराए हुए चेक का अनादरण करने पर डेटर पर्सनल अकाउंट या टू बैंक हो जाएगी। कब होगी? जब चेक का अनादरण हो जाता है, चेक है वो अनादरित हो जाता है, तब आपको ये प्रविष्टि करनी है। ओके, ठीक है, ठीक है। बढ़े आगे। आगे 8 नंबर क्या कहता है? माल क्रय करने पर चेक से भुगतान। तो माल क्रय किया और चेक से भुगतान किया है, तो माल आपने खरीदा, तो परचेज अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि भुगतान कौन करेगा? बैंक करेगी, क्योंकि अपन ने चेक दिया और जो मालिक है, विक्रेता है, वो विक्रेता क्या करेगा? उस चेक को बैंक में जमा करवाएगा, तो अपना तो बैंक में पैसा कम होगा, तो इसलिए परचेज अकाउंट या टू बैंक। और क्या है? किसी संपत्ति के क्रय पर चेक द्वारा भुगतान। आपने कोई संपत्ति खरीदी है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है ना, कुछ भी आपने खरीदा स्थायी संपत्ति के रूप में, तो उसका भुगतान आपने चेक से किया है, तो वहां पर एंट्री हो जाएगी पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट या टू बैंक। अगर प्लांट खरीदा तो प्लांट अकाउंट या टू बैंक, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट या टू बैंक, है ना। जो भी चीज आपने खरीदी है उसका नाम आ जाएगा और टू बैंक आ जाएगा, क्योंकि भुगतान है वो बैंक करेगा, क्योंकि अपन ने तो चेक जारी कर दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? किसी व्यक्ति को चेक द्वारा भुगतान करने पर, तो यह भी है, व्यक्ति यानी पाने वाला को नाम करो और देने वाले को जमा करो। व्यक्ति है वो भी व्यक्तिगत खाता है और बैंक है वो भी व्यक्तिगत खाता है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? पर्सनल अकाउंट या टू बैंक। जिसको भी अपन ने चेक दिया, राम, मोहन, सोहन, दिनेश, अभिषेक, सुरेश, जो भी है उसका नाम आ जाएगा, यानी पर्सनल अकाउंट या टू बैंक, राम अकाउंट या टू बैंक, जो भी हो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद किसी व्यय का भुगतान चेक द्वारा करने पर, कोई भी ऐसा व्यय जिसका भुगतान किया जाना है और भुगतान चेक से होता है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक, जो भी आपने खर्चा किया है उसका भुगतान अब बैंक करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये बैंक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बैंक द्वारा ब्याज वसूल करने पर, है ना, बैंक ब्याज वसूल करती है, तो बैंक के लिए तो वो क्या होती है? आय होती है, लेकिन अपने लिए क्या खर्चा होता है ना, वो अपने लिए खर्चा होता है, तो समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक। क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक। और बैंक द्वारा जमा पर भी, जब बैंक हमें ब्याज देता है, क्योंकि एक तो बैंक अपन से ब्याज लेता है, अपन ने कोई राशि ज्यादा निकाल ली है, कोई लोन वगैरह है तो ब्याज लेता है, तो बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक होता है। लेकिन जब बैंक हमें ब्याज देता है, वो अपने लिए आय हो जाती है, तो अपने खाते में जमा हो जाएगी, क्योंकि खाते में जमा होगी, वो कैश नहीं देगा, तो बैंक पाने वाला हो जाएगा और टू इंटरेस्ट हो जाएगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल प्रविष्टियां 2-3 प्रविष्टियां वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, बाकी के पूछे जाने की संभावना कम है। इसके बाद और कौन सी है? बैंक द्वारा अपनी सेवाओं हेतु बैंक वे संग्रहणी बैंक चार्जेज लिए जाते हैं। एटीएम चार्जेज है, एसएमएस चार्जेज है, यानी और भी कोई भी चार्ज है वो बैंक लेता है, तो बैंक चार्जेज अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि चार्ज अपने लिए क्या होते हैं? खर्चा होते हैं, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं, इसलिए अपनी एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेज अकाउंट या टू बैंक, है ना। तो ये आप जान सकते हो कि भाई बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रविष्टि है वो आपको इस तरीके से करनी है। कुल मिला के चेक अनादरित होने वाली और कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड है वो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बाकी तो नॉर्मल देखो क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, क्योंकि अपन ये मानेंगे कि जो पेपर का वेटेज होता है उसमें आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन छोटे रूप में आते हैं।
थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे, लेकिन डायरेक्ट प्रैक्टिकल पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आजकल आपने 11वीं और 12वीं की बुक देखी होगी, उसकी जो भाषा है ना वो बहुत ही क्लिष्ट है। आप कॉलेज वाली किताब पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से लेटेस्ट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स चल रही हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर भी जिन्होंने यहाँ पर राजस्थान में लागू कर रखा है, उनकी भाषा आप देखोगे ना वो तो बहुत ही क्लिष्ट भाषा है। इसलिए मैं साथ में इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको अंग्रेजी वर्जन भी ध्यान में रखना है, क्योंकि असेस्ट संपत्तियों को आस्तिया लिखता है तो अपने वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी कि आस्तिया क्या होता है, लेकिन जबकि है सिलेबस में असेट्स, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, हो जाएगा ये सारी की सारी चर्चा, है ना। तो आज का ये छोटा सा सेशन, और इस सेशन को आपको क्या करना है, लाइक कर देना, साथ में कमेंट करना जरूर, है ना, ताकि अपन इस क्लास को और ड्यूरेशन के लिए बढ़ा सके। अभी अपन जो अपना उद्देश्य है वो है कि कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उनको अपने साथ जोड़ना, वो सब जुड़ेंगे अपने साथ तो निश्चित रूप से कारवा बनेगा और वो कारवा आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, है ना। तो अपना जो उद्देश्य है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों को घर बैठे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए तैयार करना है, ताकि उनको भी मौका मिल सके, वो अपने आप को इस काबिल बनाएं, तैयारी करें, और जब उनका सिलेक्शन होगा तो उनसे आप एक तरीके से उनके लिए खुशी की बात होगी कि वो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारा उद्देश्य ये कि आपको घर बैठे ये सारा मैटर उपलब्ध करवाया जाए। तो ये था आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे अपन ने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।